नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। इस बीच 10वीं और 12वीं के छात्र परेशान हैं। एमपी में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। जुलाई में सीबीएसई बोर्ड बची हुई परीक्षाएं कराने वाला है। कुछ राज्य जुलाई में स्कूल खोलने का मन बना चुके हैं। कोरोना संकट के बीच बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावक परेशान हैं। बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? स्कूल जाएंगे तो संक्रमण बढ़ेगा। बोर्ड परीक्षाओं का क्या होगा? इन सब के बीच मानव संसाधन मंत्री ने कल ट्वीट करके कहा था कि कोरोना काल की वजह से पाठ्यक्रम कम हो सकता है। सरकार क्लास के समय में कमी करने पर विचार कर रही है। एचआरडी मंत्री ने शिक्षाविदों और टीचर्स से सुझाव मांगे हैं। कोरोना काल में कैसे पढ़ाई होगी, न्यूज 24 पर बताएंगे यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री। तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना केस के बीच स्कूल खोलने की क्या प्लानिंग है, वो सुनाएं। उससे पहले देखिए मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने क्या ट्वीट किया। रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा था, मौजूदा परिस्थिति के मद्देनजर और अभिभावकों एवं शिक्षकों की ओर से मिले काफी आग्रह के बाद हम आगामी शैक्षिक सत्र के सिलेबस और पढ़ाई के घंटे में कटौती पर विचार कर रहे हैं। तो यूपी में कोरोना के 11,000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। यूपी में अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, पर क्या जुलाई में स्कूल खुलेंगे? कैसे खुलेंगे? क्या प्लानिंग है? और खुलेंगे तो क्या बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे? सुनिए स्कूल खोलने को लेकर क्या सोचते हैं यूपी के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, अब तो लॉकडाउन में काफी कुछ राहत आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में दी है। स्कूल खोलने को लेकर क्या तैयारी है, कैसे खुलेंगे? देखिए, इसको स्टेप बाय स्टेप खोलना उचित होगा। सबसे बाद में जो छोटे बच्चे हैं उनका स्कूल, और उसके पहले जो विंटर और हाई स्कूल के बच्चे हैं, 9th और 11th के बच्चे हैं, उनका स्कूल खोलना, इस प्रकार की प्लानिंग अभी चल रही है। और मुझको लगता है कि जुलाई माह में अगर स्थितियां अनुकूल रहीं तो फिर अगस्त में, मतलब जुलाई अगस्त से उत्तर प्रदेश में स्कूल खोलने की तैयारी है। अभी तक हम लोगों का यही प्लानिंग है, और ये स्थितियों पर निर्भर करता है कि स्थितियाँ कितनी सामान्य रहती हैं, क्योंकि हम बच्चों की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक जो हमारी नियत है वो खोलने का, वो जुलाई में किसी भी समय, या फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो स्टेप बाय स्टेप खोलने में। अगस्त में भी बच्चे, जो छोटे क्लास के बच्चे हैं, वो अगस्त में भी हो सकते हैं। मतलब पहले आप हाई स्कूल और इंटर के स्कूल खोलने की तैयारी में हैं, और उसके बाद प्राइमरी सेक्शन। जी, तो ये उम्मीद जताई जाए कि जुलाई लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक में यूपी में स्कूल खोले जाएंगे। बिल्कुल उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन बस यही मैं फिर से जोड़ता हूँ कि जो स्थितियाँ सामान्य रहने पर ये लागू होगा। अच्छा सर, आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस भी इधर शुरू कराई, बेसिक से लेकर हायर एजुकेशन तक भी ऑनलाइन क्लासेस देखने को मिली, क्या रिस्पॉन्ड रहा? मैं तो कहूँगा कि इस कोरोना के नकारात्मक पक्षों में अगर कोई सकारात्मक पक्ष आता है तो मैं एक उपलब्धि के रूप में ऑनलाइन क्लासेस को देखता हूँ। और मैं मानता हूँ कि हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते तब भी इतनी ट्रेनिंग हम ना दे पाते हैं। कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह बच्चों ने उत्साह के साथ में ऑनलाइन टीचिंग में सहयोग किया, 80 से 85% तक ऑनलाइन टीचिंग सफल रही हमारी, और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया। और मैं कह सकता हूँ जो हमारा सत्र शुरू होने पर कोर्स होना चाहिए था, उससे ज़्यादा कोर्स ऑनलाइन टीचिंग में हो गया। ऑनलाइन टीचिंग के साथ साथ हमको सफलता मिली कि हमने दूरदर्शन को भी शुरू किया, और दूरदर्शन का स्वयं प्रभा चैनल में 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को पढ़ाने का बच्चों का उपक्रम चला। अब हम आगे की योजनाओं में हम रेडियो पर भी सोच रहे हैं। बच्चों को जहाँ पर टेलीविज़न नहीं है तो वहाँ रेडियो पर बच्चे सीख सकें, इस पर भी हम काम चल रहा है। तो ये नई टेक्नोलॉजी ने एक नया विचार दिया है, पूरे शिक्षा जगत में ये सोचने पर मजबूर किया है कि जो हमारी प्रत्यक्ष रूप में जो शिक्षा की पद्धति है, उसका विकल्प एक तरीके से मिला है। एक सवाल और पूछ रहा हूँ, ये जो आप जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट में स्कूल खोलने जा रहे हैं, इसमें कैसे होगा? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, या मास्क उपयोग को अनिवार्य करेंगे, या क्या इस तरह के मानक होंगे जिस पर विचार कर रहे हैं आप लोग? देखिए, इसको पूरी तरीके से यही किया गया है कि हम तभी इसको खोलेंगे जब सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन हम सुनिश्चित कर लेंगे। विद्यालय
और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो सैनिटाइजिंग का सिस्टम है, जो मास्क लगा कर आने का उपक्रम है और तमाम प्रकार के जो सावधानी के कारण है कि हमारे अगर हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं तो उनमें मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु भी अपलोड हो, टीचर्स में भी आरोग्य सेतु अपलोड हो, तो इस प्रकार की चीज़ें को हम लोग सावधानी के रूप में करेंगे। बात करने के लिए ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा है, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी सरकार की तरफ से ये पूरी प्लानिंग की जा रही है कि जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के पहले सप्ताह से स्कूल खोले जाए। हालांकि स्कूल तभी खोले जाएंगे जब कोरोना का संक्रमण कम होगा और इसके अलावा स्कूलों को संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, स्कूलों को सैनिटाइज करना होगा, बड़े बच्चों को अपने मोबाइल में ऐप लोड करना होगा। जब इन सभी मानकों पर सरकार पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएगी तभी उत्तर प्रदेश में स्कूल खोले जाएंगे। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार है। 90,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हो चुके हैं। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, पर क्या ऐसे वक्त में स्कूल खोले जाएंगे? क्या महाराष्ट्र में बच्चों को स्कूल में बुलाया जाएगा? क्या सोचती है महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़? शिक्षा मंत्री से बात की सचिन परब ने। हमारे साथ है महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़, उन्हीं से सीधी बात करते हैं। वर्षा गायकवाड़ जी, नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 में। जैसा अभी हमने कहा कि हालात बिल्कुल अलग है। आमतौर पर अगर मुलाकात होती तो इन दिनों एडमिशन या एडमिशन से जुड़ी चीज़ों पर हम चर्चा करते, लेकिन अब स्कूल कैसे और कब शुरू हो जाएंगे इस विषय पर चर्चा करना लाजमी हो गया है। क्या कहेंगे, किस तरह से स्कूल शुरू करने के नियोजन हो रहे हैं? देखिए, आपने सही बात कही कि ये इस साल की जो परिस्थिति है वो असाधारण है और अलग परिस्थिति में हम लोग सब लोग मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के नंबर बढ़ रहे हैं, कुछ रेड जोन में आप देखेंगे, जैसे सिटी पार्ट में, जैसे मुंबई है, पूना है, औरंगाबाद है, मालेगांव है, ऐसे बहुत सी जगह पे है जहाँ पे हम देखते हैं कि कभी नंबर बढ़ते हैं, कभी कई जगह पे गांव में पहले नंबर नहीं थे, लेकिन अभी लोग मुंबई से जाते हैं, लोग पूना से जा रहे हैं, तो अभी गाँव में भी हमें कहीं ना कहीं ग्रामीण भाग में भी अभी हमें नंबर बढ़ते हुए दिखते हैं। तो अभी पता नहीं चलता है कि आज कौन से एरिया कंटेनमेंट जोन में आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे समय में जहाँ पे आपको मालूम है कि बहुत सारे स्कूल हमारे क्वारंटाइन एरिया में है, हमारे बहुत सारे स्कूल जो है वो कंटेनमेंट जोन में है, और जिसका जिक्र मैंने किया कि जैसे ग्रामीण भाग में भी अभी हम देखते हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वहाँ पे भी कंटेनमेंट जोन और वहाँ पे भी हमें स्कूल शुरू करने के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। लेकिन हर गाँव की, हर जिले की, हर तालुके की परिस्थिति अलग है, शहरों की परिस्थिति अलग है और ग्रामीण भाग की परिस्थिति अलग है। ऐसे में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें स्कूल शुरू करने हैं तो किस तरह से शुरू करने हैं। तो हमारा हर साल जो महाराष्ट्र का स्कूल है वो 15 जून को शुरू होता है। विदर्भ में हमारा स्कूल जो है वो 26 जून को शुरू होता है। और ऐसे समय में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर किसी चीज़ की है तो हमारे लिए बच्चों की हेल्थ, ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और साथ ही में हमें ये भी हमें करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चे एजुकेशन से छूटे। राइट टू एजुकेशन के माध्यम से जो बच्चे मुख्य प्रवाह में आए हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, तो उनका एजुकेशन भी उसमें कंटिन्यू रहना चाहिए। ये भी हमारी कोशिश है। और इसके माध्यम से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि 15 तारीख को अगर हम स्कूल फिजिकली नहीं शुरू कर पा रहे तो ऐसे कौन से अदर ऑप्शंस है कि इसके माध्यम से बच्चों तक पहुंच सके और उनको शिक्षा मिले। तो पहला जब हमने देखा तो ऑनलाइन है, जहाँ पे हम जा सकते हैं। कहीं ना कहीं डिजिटल की बात हम लोग कर रहे हैं। जहाँ तक हमें मालूम पड़ गया, जैसे मुंबई सिटी है, कई भाग ऐसे भी है, मुंबई में 60% बच्चों के पास एंड्रॉयड के माता पिता के पास फ़ोन है। लेकिन उल्लासनगर है, ऐसी बहुत सी जगह पे है जहाँ पे बहुत सी संख्या हमें कम मिली। जो मैं शहरों की बात करी, ग्रामीण में शायद और उससे परिस्थिति अलग है, वहाँ पे भी 45, 50, 25 ऐसे परसेंटेज के कहीं ना कहीं गाँव में एंड्रॉयड के फ़ोन है। माता पिता भी बाहर भी निकले, क्योंकि आपको पता है आज से कहीं ना कहीं सब जगह पे थोड़ा थोड़ा काम शुरू हुआ है। तो ऐसे समय में बच्चे के पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा कि नहीं होगा। तो हम ये कोशिश करें कि 15 तारीख तक हम जो है वो स्कूल तक बुक पहुँचा दे, टेक्स्ट बुक्स पहुँचा दे। साथ ही में हम टेलीविज़न का कोशिश कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को हमने 2-3 बार इसके लिए पत्र भी लिखा है कि हम हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से लिखा है, मैंने खुद पत्र लिखा है कि हमें टेलीविज़न के चैनल मिले, हमको रेडियो पे स्लॉट मिले, ताकि 85 to 90% लोगों के पास घर में टेलीविज़न है। जहाँ बच्चे, वहाँ सब जगह पे रेडियो है, तो कम से कम बच्चों के पास किसी न किसी माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, किसी अलग माध्यम से, ताकि हो हम बच्चों तक पहुँचे। बच्चे घर पे है, बच्चे आज खेलने बाहर नहीं जा सकते, ऐसे समय में वो वहाँ पे बैठ के जो है वो अपने माता पिता के साथ टेलीविज़न के माध्यम से टेक्स्ट उनके हाथ में हो पढ़ना शुरू करिए। हमारी कोशिश है। आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड ने हालांकि अपने परीक्षाओं को लेकर बात कह दी है। आईसीएसई बोर्ड ने कहा है कि 1 से 12 जुलाई के बीच उनकी एग्जाम्स होने वाली है, लेकिन पेरेंट्स की इस विषय पर काफ़ी दो राय है। इनको लेकर, बच्चों की सुरक्षा को लेकर पेरेंट्स काफ़ी चिंतित है।
आपको डेलीगेशन ने आपसे संपर्क किया था, आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बात भी की थी, वेबिनार भी हुआ था, तो क्या उनकी समस्याएं, उनकी दिक्कतें आईसीएसई बोर्ड तक पहुंचाने की कोशिश आपने की है? क्योंकि 1 जुलाई से परीक्षा शुरू होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने उनको लिख के भेजी थी और वो उसके ऊपर सोच रहे हैं, लेकिन उनका कहना ये था कि जिस तरह से हो सके हमें एग्जामिनेशन, या तो फिर अगर जहाँ रेड जोन है वहाँ पे हम अलग दिन या अलग टाइम पे, जैसे हमारी एटीकेटी होती है वैसी तरह से उनका भी कुछ एग्जामिनेशन का पैटर्न अलग है जो बाद में होता है, वैसे करके वहाँ पे हम कर सकते हैं क्या। लेकिन हमने उनको ये बात रखी है कि स्टेट की परिस्थिति ऐसी है और स्टेट की परिस्थिति ऐसी है, पेरेंट आज नहीं चाहते हैं। जितने भी पेरेंट्स से मैंने बात की आईसीएसई के, अभी मेरे सामने कुणाल पाटिल जी भी बैठे हैं, हमारे एमएलए, इन्होंने भी मुझे वही कहा कि जितने भी हमारे आईसीएसई स्कूल और सीबीएसई के जितने भी स्कूल्स के हमारे बच्चे हैं, उन्होंने मुझे अभी वही कहा कि वहाँ पे एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, वो कैसे आएंगे वहाँ। तो उसी के लिए हम केंद्र सरकार से भी विनती की है और हमने ऑलरेडी उनको अपना कंसर्न बता दिया है कि हमें ऐसा लगता है कि रेड जोन में सबसे मैक्सिमम स्कूल्स है और ऐसे समय में आपको निर्णय लेने से पहले इसके बारे में सोचना चाहिए। न्यूज़ 24 से बात करके बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी राज्य की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़, जिनका कहना है कि जल्द से जल्द स्कूल को शुरू करने की कोशिश राज्य सरकार करेगी, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी बच्चों की सुरक्षा और इसी प्राथमिकता को मद्देनजर रखते हुए स्कूल शुरू करने को लेकर जल्द से जल्द निर्णय लिए जाएंगे। कैमरा पर्सन दिलीप अवेरे के साथ सचिन परब, न्यूज़ 24 मुंबई। वहीं बिहार में स्कूल और कॉलेज को खोलने के लिए विचार किया जा रहा है। लगातार शिक्षा विभाग बैठ कर इस पर मीटिंग्स कर रही हैं। क्या किया जाए, कब बच्चों का स्कूल खोला जाए, क्या छोटे बच्चे सैनिटाइजेशन का ध्यान रख पाएंगे, इसके लिए बिहार में सभी अभिभावक, स्कूल के शिक्षक और कॉलेज के प्रोफेसर से राय मांगी गई है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य से किसी तरह का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। कोरोना काल में जिंदगी को रफ्तार देने की कोशिश, क्योंकि सबको पता है कि अगले 6 से 8 महीना हमको कोरोना के साथ ही रहना है। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं। सर, ये बताइए, बिहार में मॉल खुल गए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल गया, मंदिर खुल गया, अब स्कूल और कॉलेज कब खुलेगा? देखिए, इस मामले में गृह मंत्रालय का गाइडलाइन आया है और उस गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग सर्वे करा रहे हैं, लोगों का ओपिनियन ले रहे हैं। उसमें छात्र के अभिभावक, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, बुद्धिजीवी, ये तमाम लोगों से हम लोग इस पर राय मांग रहे हैं कि भाई स्कूल को कब से खोला जाए। तो ये जो राय आएगी हम लोग के पास, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि स्कूल खोलना ज़रूरी है या अभी और स्कूल टाला जाए। तो हम लोग उसकी प्रतीक्षा करेंगे। सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की संख्या जो है बिहार में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो अगले 1-2 महीने तक स्कूल या कॉलेज खोलना संभव है, आपको लगता है? देखिए, स्कूल में तो जो जिस हिसाब से संख्या है बच्चों का, छात्राओं का, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना भी मुश्किल होगा और ख़ास करके प्राइमरी में, मिडिल में जहाँ मिड डे मील वगैरह बनता है, तो उस समय भी दिक्कत हो सकती है। तो इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों से जो हमको सुझाव आएगा उसके अनुसार सरकार काम। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं सर, उनको तो ये भी नहीं पता कि सोशल डिस्टेंस क्या होता है, कैसे सावधानी बरतनी है, उनको तो कुछ भी नहीं पता है। बिल्कुल, एकदम वैसे बच्चों को तो इसका पता भी नहीं है, इसलिए थोड़ा गंभीरता से और पूरी संजीदगी के साथ इस पर सोचना होगा और तब निर्णय लेना होगा कि इससे कोई नुकसान न हो जाए, सोशल डिस्टेंसिंग भंग न हो जाए और फिर मुसीबत न खड़ा हो जाए। तो बहुत गंभीरता से सारे विषयों पर हम लोग सोच करके निर्णय लेंगे। सर, एक बातें यह भी हो रही थी कि मतलब क्लास 8 से नीचे के स्कूल को बंद रखा जाए और उसके ऊपर को खोल दिया जाए। देखिए, अभी तो हम लोगों ने एक व्यवस्था की है कि क्लास 1 से 12 तक के बच्चों को दूरदर्शन के माध्यम से और विभिन्न तरह के ऐप के माध्यम से हम लोग पढ़ाई को जारी रखेंगे। और दूरदर्शन पर जो जिस तरह से शिक्षा दी जा रही है विभिन्न वर्ग के बच्चों को, वो तो बहुत इफेक्टिव है। हमने खुद भी उसको देखा है और उसके माध्यम से हम ये काम कर रहे हैं। पढ़ाई एक तरह से जारी है, लेकिन इसको खोलना, मतलब बच्चों में पढ़ाई का नुकसान नहीं हो रहा है। भरसक कोशिश हमारी है कि उसको भरपाई हो, नुकसान नहीं हो। तो विभाग इसके लिए सतर्क है और इसको बढ़िया तरीके से दूरदर्शन के माध्यम से हम भी प्रचार करवा रहे हैं। पढ़ाई चल रही है दूरदर्शन पर
और इससे अभिभावक में भी अवेयरनेस है, छात्रों में भी अवेयरनेस है और उसका लाभ उठा रहे हैं। कोरोना संकट में बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, लेकिन स्कूल खोलना अभी संभव है या नहीं, यह कहना अभी बिहार सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल का काम है, क्योंकि लगातार बैठकों का जो दौर है वह चल रहा है और लगातार सभी से, चाहे स्कूल प्रशासन हो, अभिभावक हो, सभी से उनकी राय मांगी जा रही है कि क्या आपको लगता है कि इस कोरोना काल में स्कूल या कॉलेज खोलना सही होगा या फिर नहीं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। तो ये थी 3 राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की राय।